चलिए, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम अंटार्कटिका के बारे में कर रहे हैं। कल हमने अंटार्कटिका की ऑलमोस्ट सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा, उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ा, उससे एसोसिएटेड क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ा। आज हम क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अंटार्कटिका को पढ़ेंगे कि खास तौर पर अंटार्कटिका का क्षेत्र कैसे टेम्परेचर के बढ़ने से प्रभावित है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, कैसे ओजोन लेयर की डिप्लीशन से प्रभावित है, और इन दोनों ही प्रभावों का अंटार्कटिका पर अगर असर पड़ा तो उसका विश्व भर पर क्या दूरगामी परिणाम आएगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, हम उसे समझेंगे। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे, चाहे वो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में हो, चाहे वो पोलर वॉर्टेक्स के बारे में हो, चाहे ही अलग अलग एयर सेल्स के बारे में हो, जैसे हेडले सेल है, फेरल सेल है, और या फिर पोलर सेल है। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एक रिकॉल कॉन्सेप्ट के वाया आगे बढ़ते हैं। रिकॉल इन द सेंस हम कल की चीज़ों में कुछ चीज़ें जोड़ते हुए, कल का कंटेंट रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने अंटार्कटिका देखा है, ये सुनिश्चित होना ज़रूरी है कि क्या आपको पूरी तरह से वो समझ आ चुका है। हम उसे अभी वेरीफाई कर लेते हैं और फिर हम आगे प्रोसीड कर जाते हैं। मेन चीज़ जिससे हमारी शुरुआत हुई थी वो इस बात से हुई थी कि अंटार्कटिका को जो एनसर्कल करता है दैट इज़ साउदर्न ओशियन। हमने कल अंटार्कटिका को इसी फॉर्म में समझा था, आपके सामने ही है। ये ऑस्ट्रेलिया था और ये अफ्रीका था, और इसके बीच में ये सारा इंडियन ओशियन आपके सामने लिखा हुआ है। आप अच्छी तरह से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में आएगा द पैसिफिक ओशियन, ये आपके सामने पैसिफिक ओशियन ब्रांच है। और आप जानते हैं अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन ब्रांच है। हमने इस मैनर में समझा। 0 डिग्री यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन से शुरू होके हम अफ्रीका, इंडिया से होते हुए ऑस्ट्रेलिया क्रॉस करके पैसिफिक के बिल्कुल बीचों बीच जा रहे हैं, हम इंटरनेशनल डेट लाइन तक पहुंच गए। तो मतलब टाइम लाइन से डेट लाइन की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हम एक्सपीरियंस करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, हम एक्सपीरियंस करते हैं इंडियन ओशियन और आधा पैसिफिक। जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन से फिर टाइम लाइन की तरफ जाते हैं, हम बाकी का पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस करते हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, अटलांटिक ओशियन एक्सपीरियंस करते हैं, और यूरोप का कुछ हिस्सा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। ये रहा हमारा अंटार्कटिका, जिसके सराउंडिंग में साउदर्न बाउंड्री, यानी कि साउदर्न इन द सेंस, इसको समझिए, अगर हम ग्लोब दिखाइए, देखिए अगर ये अंटार्कटिका था हमारा, तो इसके सराउंडिंग में दिस वन इज़ द साउदर्न ओशियन, जिसकी साउदर्न मैंने कह दिया, जिसकी नर्दर्न बाउंड्री हमने देखा कोइंसाइड करती है 60 डिग्री लैटिट्यूड के साथ, 60 डिग्री लैटिट्यूड। और ये नर्दर्न बाउंड्री यूनिक क्यों थी? मरीन रिसोर्सेज के लिए। और यहाँ पर मरीन रिसोर्सेज इतने प्रोमिनेंट क्यों थे? क्योंकि मिक्सिंग जोन था ये, दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के वाटर, साउदर्न ओशियन का कोल्ड ग्रेइश कलर्ड वाटर, द डेंस वाटर, एंड पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन का, यानी कि द नॉर्दर्न वाटर्स, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया से आ रहे वाटर्स, यानी कि सब ट्रॉपिकल वाटर्स का ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन कलर, लेस डेंस, वार्म कैरेक्टर। तो कोल्ड और वार्म वाटर यहाँ पर मिल रहे थे, इसकी वजह से ये मिक्सिंग जोन था, और इसी की वजह से यहाँ पर जो ठंडा पानी है वो सिंक इन करता था, वार्म वाटर स्प्रेड हो जाता था। ये एक अपवेलिंग जोन के रूप में जाना गया। अपवेलिंग जोन जो कि बॉटम ऑफ द ओशियन से न्यूट्रिशन को सरफेस पर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस न्यूट्रिशन पर पनपते हैं पहले समुद्र की वेजिटेशन, जैसे लैंड पर वेजिटेशन होती है, पहले पौधे वनस्पति उगते हैं, उसे खाने के लिए जीव जंतु आते हैं, ऐसे ही समुद्री वेजिटेशन दैट इज़ द फाइटोप्लैंक्टन्स, उनको खाने के लिए आए द जू प्लैंक्टन्स, और जू प्लैंक्टन्स ही फिर आगे सारे मरीन फूड चेन के बीच का एक लिंक बनते हैं, जो कि आखिर व्हेल तक जाते हैं। सभी उसे खाएंगे, द सील्स, द फिशेज़, द व्हेल, सभी तरह के जीव जंतु। इसलिए ये मरीन ऑर्गेनिज्म रिच रीजन है
द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द साउदर्न ओशियन। हमें इस बात का ख्याल रखना है। साउदर्न ओशियन की एक खासियत हमने ये बताई कि साउदर्न ओशियन का जो पानी है वो वेस्ट टू ईस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंटार्कटिका के अराउंड घूमता रहता है। इसे हमने वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कह के पुकारा, और दूसरा हमने इसे अंटार्कटिका सरकम पोलर करंट कह के पुकारा, क्योंकि करंट है, क्योंकि बहता हुआ पानी है। इतनी बात क्लियर। साउदर्न ओशियन रफ़ वाटर से जाना जाता है। रफ़ वाटर माने पानी जो कि बड़ी बड़ी वेव्स, टर्बुलेंस या वेग लेके आता है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ रफ़ वाटर, नॉट वेरी स्मूथ, नॉट वेरी ईजी टू ट्रेवर्स, नॉट वेरी ईजी टू क्रॉस, सो दैट इज़ वाई द रफ़। एक इम्पॉर्टेंट फीचर आपको समझना है, हमेशा से ही अंटार्कटिका के सराउंडिंग में ये साउदर्न ओशियन ऐसे ही घूम नहीं पाता था, ऐसे मूव नहीं कर पाता था। ये इवेंट तब होना शुरू हुआ जब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से अंटार्कटिका टूट गया, और जब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से अंटार्कटिका टूट जाएगा तो ये क्रिएट हुआ, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, इसको समझिए। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, और ये है अंटार्कटिका का पेनिनसुला रीजन। पहले ये आपस में जुड़े हुए थे, जब ये टूट गए तो ये पैसेज क्रिएट हुआ, एंड दिस इज़ द ड्रेक पैसेज। इट इज़ द ड्रेक पैसेज। ये ड्रेक पैसेज ने अटलांटिक से पैसिफिक जाने का रास्ता तो खोला ही, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरे सरकमपोलर करंट को एक निरंतर धारा में भी बदल दिया, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी। और इसी कारण से अंटार्कटिका के अराउंड जब ये साउदर्न ओशियन इस तरह से मूव करने लगा, उसने अंटार्कटिका को सराउंडिंग के जितने भी वार्म ओशियंस हैं उसकी हीट प्राप्त होने से रोक दिया। उन ओशियंस की हीट प्राप्त होने से रोक दिया। वो सराउंडिंग में एक चक्री की तरह घूमने लगा, और यही कारण है कि लंबे अरसे तक साउथ पोल पर अंटार्कटिका में आइस शीट्स को जमने का मौका मिला। आइस शीट्स को जमने का मौका मिला क्योंकि अंटार्कटिका के लिए सराउंडिंग वार्म वाटर बॉडीज़, द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन से अंटार्कटिका को आइसोलेट करने का काम इस साउदर्न ओशियन ने किया, जो कि ऑलवेज एक वॉर्टेक्स की फॉर्म में घूमता रहता है, जिसके अंदर भंवर में अंटार्कटिका है, जिसके बाहर उधर वार्म ओशियन वाटर्स हैं, और इसलिए अंटार्कटिका उन वार्म वाटर की हीट एक्सचेंज होने से आइसोलेट हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, और यहाँ पर आइस शीट्स बनने पनपने का समय मिलता रहा और ये विकसित होता रहा। सही मायने में अगर अंटार्कटिका को सिर्फ उसके लैंड मास से कंपेयर कर लिया जाए तो अंटार्कटिका अपनी आइस शीट्स के बिना लैंड मास की फॉर्म में तो शायद आज के साइज़ के मुकाबले कुछ भी ना होगा। वो मात्र 1 लाख स्क्वायर माइल्स का रह जाएगा। मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको ये क्लियर होगा कि अगर अंटार्कटिका से उसकी आइस शीट्स ले ली जाएं तो अल्टीमेटली अंटार्कटिका बचता ही कितना है, आप इस इमेज से अंदाज़ा लगा पाएंगे। इसे देखिए, मौजूदा समय में अंटार्कटिका अपनी आइस शीट्स के साथ इस आकार का है। अगर हम आइस को मेल्ट कर दें तो आपको अंटार्कटिका इस आकार में मिलेगा। ये जो डार्कन रीजन है यही अंटार्कटिका रहेगा, जो कि अपने इस समय के एक्सटेंट से बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो अपनी आइस शीट्स को अगर वो इंक्लूड करता है तो उसका साइज़ यहाँ पर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा आ रहा है। इट इज़ इंक्लूडिंग द आइस शीट्स। आइस शीट्स मेल्ट हो जाएं तो 1 लाख स्क्वायर माइल्स के अराउंड अंटार्कटिका रह जाएगा। अंटार्कटिका की आइस शीट्स की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि समर सीज़न में आइस शीट्स का जितना एक्सटेंट रहता है, विंटर सीज़न में वो एक्सटेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। यानी कि विंटर सीज़न में आइस शीट्स एक्सपेंड होती हैं और टोटल एक्सटेंट समर के कंपैरेटिवली डबल हो जाता है। हम ये तो कह देते हैं कि अगर आइस शीट्स मेल्ट हो गई तो अंटार्कटिका का साइज़ कम हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ एक विचार ये भी आता है
कि अगर अंटार्कटिका का सारी आइस मेल्ट हो जाए तो कितना लेवल ऑफ ओशियन वाटर बढ़ेगा। ओशियन वाटर अगर फ्यू फीट ही बढ़ जाए तो वर्ल्ड के कई हार्बर्स, बेज, पेनिनसुलास, कोस्ट डूब जाएंगे। ऐसे में अंटार्कटिका के भी किनारे डूबेंगे। पानी, अगर बर्फ़ पिघल के पानी बनी तो वो भी डूबेंगे। लेकिन अगर हम अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलाते हैं तो वाटर कुछ फीट नहीं 200 फुट तक लेवल बढ़ेगा। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ़ पिघला दी जाए तो 200 फीट वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अंदाज़ा लगाइए कि पृथ्वी का कितना ज़मीनी इलाका डूब जाएगा। एक तरीका तो ये हमने समझा कि बर्फ़ पिघलने से खुद हो सकता है कि अंटार्कटिका का ही एक्सटेंट और रिड्यूस हो जाए, क्योंकि बढ़े हुए पानी के स्तर में अंटार्कटिका खुद भी डूबेगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जहाँ एक तरफ डूबने की थ्योरी सच है, वहाँ हो सकता है कि उसका साइज़ थोड़ा बढ़े भी। क्यों? आज के समय में इतने ज़्यादा सुपर इनकम्बेंट लोड के कारण, जो आइस शीट्स का सुपर इनकम्बेंट लोड है, उसके कारण अंटार्कटिका एज ए लैंड मास प्रेशराइज हो रखा है, दबा हुआ है, धंसा हुआ है, स्क्वीज़ हो रखा है। अगर उसके ऊपर से ये लोड हटेगा तो वो एक्सपेंशन की ओर जाएगा, वो उभरेगा, वो बढ़ेगा। तो आउटकम्स क्या निकलते हैं वो देखने की कहानी है। मौजूदा सच यही है कि ज़मीन का आकार कम है, आइस शीट्स उस पर जुड़ती हैं तो वो ज़्यादा बड़ा होता है। वर्ल्ड लेवल पर जितना टोटल फ्रेश वाटर है, मीठा पानी, पीने लायक पानी, उसका 70% अंटार्कटिका के आइस शीट्स की फॉर्म में स्टोर्ड है। यानी कि पूरे वर्ल्ड पे जितना पीने लायक पानी है उसका 70% तो अकेले अंटार्कटिका की ही बर्फ़ की चादरों में सील हो रखा है, उनमें लिप्त हो रखा है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, हमने साउदर्न ओशियन की उस इमेज को तो देखा। अब मैं आपको कुछ इमेजेस और दिखाना चाहता हूँ, इसको भी देख लीजिए। जहाँ हमने साउदर्न ओशियन देखा वहाँ एक वर्ड और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट वर्ड इज़ द अंटार्कटिक सर्कल। आपको अंटार्कटिक सर्कल को भी समझना है। ध्यान से देखिए, ये जो डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं, दिस डॉटेड लाइन इट इज़ अंटार्कटिक सर्कल। ये अंटार्कटिक सर्कल क्या होता है? दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके अलावा द इक्वेटर। इसी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल और साउदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्कल, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अंटार्कटिक सर्कल वो लाइन है जिस लाइन पर जब सन समर सॉलिस्टिस के समय में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल होता है 21 जून को, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्कल वो लाइन होती है जिस लाइन तक सनलाइट जाती है। उसके आगे वो वाला कंसेप्ट एक्टिवेट होता है जिसे हम कह देते हैं कि साउथ पोल पर तो 6 महीने की रात भी रहती है। वो इसलिए रहती है कि आर्कटिक सर्कल यानी कि 66.5 साउथ वो सर्कल है जिसके आगे फिर लाइट नहीं जा रही है जब सन समर सॉलिस्टिस की कंडीशन में है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल है। ये जून का महीना है और 21 तारीख है। ठीक यही सिचुएशन होगी जब सन साउदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस के समय वर्टिकल होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 66.5 नॉर्थ यानी कि आर्कटिक सर्कल तक सन की रेज जाएंगी, उसके आगे नहीं जा रही हैं। हम इस तरह से इन दो सर्कल्स को समझते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न वो लाइंस होती हैं जिन लाइंस पे इनके रिस्पेक्टेड हेमिस्फेयर में लास्ट टू लास्ट वर्टिकल रेज फॉल होती हैं, उसके आगे सन की वर्टिकल रेज फॉल नहीं होती। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर कोई ऐसा लैटिट्यूड है जिसमें आखिर से आखिर वर्टिकल रेज फॉल होंगी, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, उसके आगे वर्टिकल रेज फॉल नहीं होंगी, सन की स्लांटेड रेज फॉल होंगी, और वो लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक इसी के सिमिलर साउदर्न हेमिस्फेयर में वो लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। हमें इन्हें इस मैनर में समझना है।
तो साउदर्न हेमिस्फेयर में ये अंटार्कटिक सर्कल जो है आप देख सकते हैं अंटार्कटिका को कुछ ऐसे कवर करता है कि कई पॉइंट्स पर तो ये अंटार्कटिका के लैंडमास को टच कर रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर कई पॉइंट्स पे ये लैंडमास से बहुत दूर है और सी वाटर को, ओशियन वाटर को इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन कहीं पर लैंडमास को टच कर रहा है। आई बात समझ में? इसका कारण ये है कि हमने जब यहाँ पर साउथ पोल लिया तो हम उस साउथ पोल के हिसाब से इस लैटिट्यूड को ड्रॉ कर रहे हैं। इसको देखिए, लेकिन इस साउथ पोल से वेस्टवर्ड इतनी जगह है और इससे ईस्टवर्ड इतनी जगह है। मतलब अंटार्कटिका के आप अगर ये कहें कि एग्जैक्ट सेंटर में साउथ पोल आ रहा है तो ऐसा नहीं है। साउथ पोल ऐसे नहीं बनाया जाता है। आई बात समझ में? अंटार्कटिका में साउथ पोल है वो एक बात है, वो एक बात है कि वहाँ साउथ पोल है तो ठीक बात है, लेकिन उसे सेंटर में रख के एक अंटार्कटिका बनाया गया है ऐसा नहीं है। अंटार्कटिका तो एक लैंड है, वो तो एक कॉन्टिनेंट है जो बाकी लैंड मास से टूटते 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 यहाँ तक पहुँचा हुआ है, यहाँ पे टिका हुआ है। और साउथ और नॉर्थ पोल का संबंध जो है वो तो अर्थ के एक्सिस से है, उसका संबंध तो अर्थ के एक्सिस से है। अंटार्कटिका तो कल को हो सकता है और खिसक जाए, अंटार्कटिका हो सकता है यहाँ रहे भी ना, साउथ पोल तो वहीं टिका रहेगा। इस बात को समझिए। तो कई बार ये कन्फ्यूजन लोग कर जाते हैं कि भाई इसका बिल्कुल बीच में होना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। वो जहाँ है वहाँ है, वो बात अलग है कि अंटार्कटिका भी वहाँ है। ओके, अब कुछ चीज़ें, कुछ नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको समझने हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। हम उसे मिस नहीं कर सकते अगर अब हमने अंटार्कटिका कर ही लिया है तो। पहले मोटे मोटे उनके नाम देख लीजिए। पूछ लिया जाता है, ये चीज़ अक्सर पूछ ली जाती है कि वेडल सी कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि ये दिस रीजन इज़ द वेडल सी, अंटार्कटिका से एसोसिएटेड है। रॉस सी कहाँ है? रस सागर, आप देख सकते हैं वो यहाँ है। तो अंटार्कटिका के साउदर्न ओशियन रीजन में ये सारे छोटे छोटे सीज़ हैं। जैसे हमने साउथ ईस्ट एशिया जब पढ़ा था तो हमने पैसिफिक ओशियन से एसोसिएटेड सारे छोटे छोटे सीज़ पढ़े थे, चाहे वो अरापुरा सी था, चाहे वो तिमोर सी था, चाहे वो तस्मान सी था, चाहे कोरल सी था, चाहे सेलेबस सी था। ये सारे सीज़ हमने पढ़े थे। इसी तरह से यहाँ पर भी इस साउदर्न ओशियन रीजन में भी कई सीज़ हैं। ये पढ़ने पड़ते हैं और ये क्वेश्चन आते हैं कि वेडल सी कहाँ है, रॉस सी कहाँ है। आप इसको जब इसी इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है कि दिस इज़ द वेडल सी एरिया, दिस इज़ द रॉस सी एरिया। ओके, अब हम इसको ज़रा तरीके से एक मैप से देख लेते हैं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए, ये हमारा अंटार्कटिका है और इस अंटार्कटिका में ये जो रीजन बन रहा है गल्फ बे टाइप रीजन, यहाँ पर आप देखिए तो दिस वन इज़ द वेडल सी, दैट इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अंटार्कटिका। इसके बाद आप यहाँ पर आइए, देखिए तो ये जो साउथ में रॉस आइस शेल्फ के नीचे जहाँ से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है वहाँ पर दिस इज़ द रॉस सी। ओके, तो ये रॉस सी फेमस है, वेडल सी इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, आप देख सकते हैं कि ये जो अल्टीमेट पेनिनसुलर रीजन है अंटार्कटिका का, उसके ऊपर छोटे छोटे स्कैटर्ड आइसोलेटेड से आइलैंड्स हैं। इन्हें साउथ शैटलैंड आइलैंड्स कहते हैं, साउथ शैटलैंड आइलैंड्स कहते हैं। और इसके ऊपर अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आएगा, और वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा नीचे तक एक्सटेंड करेगा वो चिले का हिस्सा होगा। तो चिले कंट्री है, चिले, और यहाँ पर है द साउथ शैटलैंड आइलैंड्स ऑफ अंटार्कटिका। उनके बीच में जो ये वाटर पैसेज है, दिस इज़ द ड्रेक पैसेज। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़, अगर तो यहाँ पर मैप है तो मैं मैप से दिखा देता हूँ, नहीं तो मैं वहाँ से आपको दिखा देता हूँ। क्या है भाई,
हैं? कुछ तो ज़िंदगी बीतेगी ढूंढते ढूंढते भी, ढूंढ ही लेंगे, वरना दिल में इतनी तमन्ना तो है कि अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए, ये आपके सामने साउथ अमेरिका है और आपको यहाँ से क्लियर हो भी गया होगा कि वो मुल्क जो अंटार्कटिका पर अपना क्लेम रखते हैं, उनमें से जो 7 मुल्क हैं, उन मुल्कों में से 4 मुल्क तो वो हैं जो यहीं पर लोकेटेड हैं अंटार्कटिका के क्लोज़, जिनमें से पहला एक तो चिले है। चिले का क्लेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखें अगर आप ध्यान से, तो ये चिले नीचे तक जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये चिले नीचे तक जा रहा है, ये हरा हरा सा। तो सही मायने में ये चिले और उधर शेटलैंड आइलैंड ऑफ द अंटार्कटिका के बीच में यहाँ पे जो बन रहा है, दैट इज़ द ड्रेक पैसेज। कई बार कंट्री स्पेसिफिक पूछ ली जाती है, तो चिले मैंने बता दिया, कहीं अर्जेंटीना का गच्चा मत खा जाना यहाँ पर। आई बात समझ में? तो इसलिए अब जो 7 कंट्रीज़ जो लैंड क्लेम करती है अंटार्कटिका में, उनमें चिले भी है, उनमें अर्जेंटीना भी है, उनमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उनमें न्यूजीलैंड भी है उधर से, और 3 हैं जो ऊपर हैं, और वो तीनों की तीनों ऊपर यूरोप में हैं। नॉर्वे है, फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम है। ये 7 तो क्लेम रखते हैं। इसके बाद जिन्होंने बेसिस ऑफ क्लेम रिज़र्व करा रखा है अपना, वो भी लॉजिकली समझ लो तो अभी पता चल जाएगा। एक तो बची हुई कंट्री पेरू, साउथ अमेरिका की पेरू अपना दावा रखना चाहती है, ब्राज़ील अपना दावा रखना चाहती है। उधर चले जाएं तो अफ्रीका में नीचे साउथ अफ्रीका है, वो अपना दावा रखना चाहती है। उसके उधर चले जाएं तो ऊपर रशिया है, इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये दोनों भी अपना दावा रखना चाहते हैं। और यूरोप में चले जाएं तो स्पेन मिलेगा। तो स्पेन यूरोप से, उधर से रशिया, इधर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से यूएसए, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से एक कंट्री पेरू और दूसरी ब्राज़ील, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से साउथ अफ्रीका। इन्होंने बेसिस ऑफ क्लेम के लिए खुद का दावा पहले से रखा हुआ है, और अंटार्कटिका ट्रीटी 1959 के तहत इनको रिजर्वेशन दिया गया है कि भविष्य में कभी अगर किसी तरह का दावा प्रस्तुत किया जाएगा किसी भी तरह के टेरिटोरियल क्लेम को लेकर के, तो ये तो कर सकते हैं, ये दावा कर सकते हैं। और 7 जिन्हें एज अ क्लेमेंट एक्सेप्ट किया गया है, उनका तो दावा रहेगा ही। पर ये जो जिनका दावा तब मान लिया गया और वो जिन्होंने बेसिस ऑफ क्लेम दर्ज करा दिया, इनके अलावा अगर अब किसी का भी फर्दर कोई क्लेम आता है, या इनमें से कोई क्लेम बढ़ाना चाहता है, या किसी का क्लेम ख़त्म कराना चाहता है, ये कुछ नहीं हो सकता जब तक अंटार्कटिका ट्रीटी एक्टिव है, जब तक वो काम कर रही है। इतनी बात समझ आई? मैं आपको ड्रेक पैसेज क्रॉस करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किलात आती हैं उसे पास करने में, और बहुत ही रफ़ वाटर से जाना जाता है। मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ कि शायद उस इमेज के माध्यम से आप इमेजिन कर पाएँ कि मैं बात क्या करना चाहता हूँ, आप वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को फील कर सकें कि कैसे पानी आगे मूव करता है, सरकमपोलर करंट असल में है कैसे। आप इसे देखिए, इस इमेज को देखिए, लुक एट दिस। ये ड्रेक पैसेज की फ़ोटो है। पानी कुछ इस तरह से समुद्र में छलांगे मारते हुए आगे बढ़ता है। वाटर करंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं यहाँ पे, वेव्स बन के आगे को बढ़ते हैं। ओके, तो दैट इज़ वाई हम कह देते हैं कि वाटर इज़ वेरी रफ, इट इज़ नॉट सो स्मूथ। पानी में ऊपर पानी का जहाज इचकूले खाता खाता बढ़ता। तो ये नज़ारा बनता है ड्रेक पैसेज का। ओके, इतनी बात क्लियर? अब हम वापस आ जाते हैं उन्हीं के ऊपर कि जो नाम कुछ हमें और याद करने ज़रूरी हैं, हम उन्हें दोबारा से ध्यान दे दें कि हमारे पास कुछ छूट ना जाए। चलिए वापस आते हैं। तो हमने ड्रेक पैसेज देख लिया, साउथ शेटलैंड आइलैंड्स देख लिए। अब हम जब आगे आए तो हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पर जब हम आए तो हमने ये देखा, दिस इज़ बेलिंसॉशन सी। बेलिंसॉशन सी, ये भी अंटार्कटिका से एसोसिएटेड है। यहाँ पर देखिए एमंडसन सी, वेस्टर्न साइड पे देखिए एमंडसन सी,
ये भी अंटार्कटिका से एसोसिएटेड है। हमने रॉन आइस शेल्फ देखा था, ये एबॉट आइस शेल्फ है, ये गेट्स आइस शेल्फ है। नीचे की तरफ हम गए तो रॉस सी तो हमने देख ही लिया, रॉस आइस शेल्फ भी हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए डुमोंट डी ओवेल सी, सो सिंपल आप ये याद रखिए डुमोंट सी, डुमोंट सी। ये देखिए दिस इज़ द कॉमनवेल्थ बे, द कॉमनवेल्थ बे। यहाँ पर देखिए शैकल्टन आइस शेल्फ, शैकल्टन आइस शेल्फ। ये देखिए ईस्टर्न साइड पे डेविस सी, डेविस सी। ये देखिए दिस इज़ एमरी आइस शेल्फ, एमरी आइस शेल्फ। और आप ऊपर गए दिस इज़ फिम्बलेसन आइस शेल्फ, फिम्बलेसन आइस शेल्फ। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट आइस शेल्फ। दिस इज़ फेल्चनर आइस शेल्फ, दिस इज़ ब्रंट आइस शेल्फ। तो ये आइस शेल्फ के कुछ नाम आपको दिमाग में रखने हैं। अब आती हैं कुछ लैंड के नेम, ध्यान से देखिए। ये ईस्टर्न साइड थी सारी, ईस्टर्न साइड। इसके नाम देखिए, दिस रीजन इज़ क्वीन मॉड लैंड, क्वीन मॉड लैंड कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। इधर आइए, क्वीन मैरी लैंड कहाँ है? अंटार्कटिका में। क्वीन मॉड और क्वीन मैरी ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्रिंसेस एलिजाबेथ लैंड कहाँ है? अंटार्कटिका में। तो ये सारे नाम देखिए, क्वीन मॉड, क्वीन मैरी, प्रिंसेस एलिजाबेथ, ये सारे अंटार्कटिका से जुड़े हुए नाम हैं। यहाँ पर देखिए दिस वन इज़ द विक्टोरिया लैंड, दिस वन इज़ द जॉर्ज 5 लैंड, तो दे आर एसोसिएटेड विद द अंटार्कटिका। वेस्ट की तरफ ये जो एक क्वार्टर है, दिस क्वार्टर इज़, दिस इज़ द मैरी बर्ड लैंड, मैरी बर्ड लैंड। इस पर किसी मुल्क का अभी तक कोई दावा नहीं है। मैरी बर्ड लैंड अनक्लेम्ड है, किसी ने कोई दावा नहीं किया। ये हमने कल ही देखा था, पार्मर लैंड। अब मैं आपको मैप से कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसे देखिए। इम्पॉर्टेंट फिज़िकल फीचर नेम्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट स्टेशंस कहाँ पर किसके लोकेटेड हैं, अच्छे से जूम कर देना। अगर हम मैप को पकड़े तो सेम वही इमेज जो हम मोबाइल पे देख रहे थे वो यहाँ पर इस फॉर्म में दिखती है। ये ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स हमें पता ही है, जो बातें हमने की हैं दोबारा रिपीट ना करें, चाहे वो एरेबस था या विंसन मैसिव था। मेन ध्यान से समझिए, इसको ऑब्ज़र्व करिए। ये हमने अभी पढ़ा, दिट इज़ द क्वीन मॉड लैंड, या दूसरा इसका नाम क्या है? ड्रॉनिंग मॉड लैंड। अब मैं इसे जूम नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर यहाँ पर जाएंगे तो आप ये आसानी से देख पाएंगे कि दिस वन इज़ द मैत्री, इंडिया का स्पेस इंडिया का रिसर्च स्टेशन, ये मैत्री है। और मैत्री के इधर यहाँ पर देखिए, मैत्री से थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट, दिस इज़ द दक्षिण गंगोत्री। ये भी इंडिया का ही इम्पोर्टेंट रिसर्च स्टेशन था। हमने एक तीसरा भारतीय पढ़ा था जो कि इसमें दिखाया नहीं गया, बट इसके अलावा आप यहाँ आइए और साफ नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द वॉस्टॉक, रशिया का। ओके, बट आप यहाँ आइए नीचे, ये रॉस आइस शेल्फ के क्लोज आइए, साफ नज़र आता है लिटिल अमेरिका 1 और 2, लिटिल अमेरिका 4, लिटिल अमेरिका 5, लिटिल अमेरिका 3। तो लिटिल अमेरिका 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे आप देखिए रॉस सी का एरिया या फिर रॉस आइस शेल्फ का एरिया है। यहाँ पर है लिटिल अमेरिका नाम की जगहें, और ये सब हैं द स्टेशंस, द रिसर्च स्टेशंस। पूछा जाए तो साफ बताइए कि अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशंस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो आपकी ड्यूटी है कि आप घर जा कर के एटलीस्ट इस मैप को जितना गिवन है वो सारे को अच्छे से स्टडी करें। ड्रेक पैसेज ऑब्ज़र्व करें, वेडल सी को ऑब्ज़र्व करें। यहाँ पर हमने जितने अभी देखे, बेलिंगशॉसन सी, ये एडमंड सी, रॉस सी, जितने भी सीज़ हमने अभी देखे, ये डेविस सी, ये सारे ऑब्ज़र्व करें। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस को ऑब्ज़र्व करें। मैरी बर्ड लैंड है, एल्सवर्थ माउंटेंस हैं, क्वींसलैंड है, चाहे जॉर्ज 5 लैंड है, या यहाँ पर विक्टोरिया लैंड है। ये सभी फीचर्स को आप ऑब्ज़र्व करें। ओके, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, अब आपने किया ही है तो अच्छे से किया जाए।
उसे कंप्लीट ही किया जाए, क्यों ना किया जाए। ओके, चलिए अब आज के अध्याय को फोकस करते हैं, और इसमें हम अंटार्कटिका की जब बात कर रहे हैं तो हेडिंग है द क्लाइमेट चेंज। दो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, एक ग्लोबल वार्मिंग, दूसरी ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये दोनों अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, उनमें से दो अलग एटमॉस्फेरिक लेयर से बिलोंग करते हैं फिनोमेनास। ग्लोबल वार्मिंग का एरिया ऑफ एग्जीक्यूशन अलग है, यानी कि ये घटनाक्रम जहाँ हो रहा है वो इलाका अलग है, इसकी कंडीशंस अलग हैं। ऐसे ही ओजोन लेयर डिप्लीशन का अब अपना इलाका है और उसकी भी अपनी अलग कंडीशंस हैं। तो ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड या लिंक्ड नहीं हैं। बोथ आर द डिफरेंट फिनोमेनास। कई बार हम इसे इकट्ठा मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। अब जब हम अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करते हैं तो उसमें मेन लेयर्स कौन सी हैं? अगर अर्थ से शुरू हो जाए तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये लेयर्स हैं। और कैसे एग्जीक्यूट करती हैं ये? दीजिए ग्लोब। देखिए, अर्थ एक ब्लैंकेट से कवर्ड है, दैट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर हम अर्थ से ऊपर की ओर उठते हैं तो इमीडिएटली आप जिस लेयर में हैं, द नेम ऑफ दैट लेयर इज़ ट्रोपोस्फेयर। वो लेयर जहाँ ख़त्म होती है उस बाउंड्री लाइन को कहते हैं द ट्रोपोपॉज, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर जहाँ रुकी, जहाँ ख़त्म हुई, इट इज़ ट्रोपोपॉज। फिर उसके आगे से शुरू हुई द स्ट्रेटोस्फेयर, वो जहाँ ख़त्म हुई दैट इज़ स्ट्रेटोपॉज। तो ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके आगे बाहर की हैं दो लेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो इसलिए जो बीच में आ रही है द वर्ड इज़ मीज़ो, इट इज़ द मीज़ोस्फेयर। ये मेन लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है वो, अगर आप अर्थ से उसकी हाइट मेजर करना चाहेंगे या अल्टीट्यूड मेजर करना चाहेंगे तो वो वेरिएबल आएगा। जैसे अगर आप इक्वेटर पे खड़े होके उसकी कितनी ऊपर तक ट्रोपोस्फेयर है, कितना एक्सटेंट है उसका, तो वो 12 से 15 किलोमीटर आ जाएगा। कई बार 18 किलोमीटर भी बताया जाता है, लेकिन आप इतना मान के चलिए। वहीं अगर आप पोलर रीजन पे खड़े होके देखेंगे कहाँ तक है ट्रोपोस्फेयर, तो वो 8 से 9 किलोमीटर होगी। कई बार 7 से 9 किलोमीटर कहा जाता है। कहाँ तो इक्वेटर पर 15 किलोमीटर, कहाँ तो पोलर रीजन पे ऑलमोस्ट आधी रह गई, 7 से 9 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि कहाँ पर मैक्सिमम होगी हाइट या अल्टीट्यूड या एक्सटेंट ट्रोपोस्फेयर का, दैट इज़ ऑन द इक्वेटर, और कहाँ पर मिनिमम होगा, दैट इज़ ऑन द पोलर एरिया। ये बात ध्यान में रखना। ये क्यों होता है वो मैं अभी समझा दूंगा, बट ये कहानी है। लेकिन पूरे ग्लोब पे ये ट्रोपोस्फेयर है। इस ट्रोपोस्फेयर से ऊपर गए तो आई स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, दे आर वेरी सिंपल मॉलिक्यूल्स। उन्हें हम कहते हैं द ओजोन मॉलिक्यूल्स। ये ओजोन मॉलिक्यूल्स में 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। तो बस सारी कहानी अब हमारी यहाँ से शुरू हो गई। हमने लिखा, ये स्पेस है मेरे पास, इसी में लिखता जाऊँगा और डिलीट करता जाऊँगा। तो हमने लिखा ओजोन मॉलिक्यूल्स, मतलब हमने लिखा O3 मॉलिक्यूल। O3 यहाँ पे क्या है? द मॉलिक्यूल। 3 का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर सिंपली O3 ही लिखूँगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं ओजोन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम हैं।
और अगर मैं यहाँ पर सिंपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखूँ तो यहाँ पर 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो ये O2 जब भी लिखूँगा तो आप समझ जाएंगे मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं सिंपल यहाँ पे O लिखूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पर एटॉमिक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। O3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन इन इटसेल्फ और O अकेला द ऑक्सीजन एटम। सिंपल कहानी। क्यों मैंने इसका जिक्र किया आपको भी समझ आ जाएगा। देखिए, जब हम अर्थ की बात करते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जब अर्थ बननी शुरू हुई, ये एक लार्जर फिनोमिना का हिस्सा थी और वो लार्जर फिनोमिना एक इवेंट से जन्मा था और वो इवेंट था द बिग बैंग, जो कि 13.8 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ। उस इवेंट के बाद जो भी फिनोमिनास घटित हुए उससे बहुत कुछ पैदा हुआ। स्टार्स एग्जिस्टेंस में आए, सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज, बहुत कुछ बना। उसी प्रक्रिया में हमारी एक अर्थ है जो कि प्लैनेट के रूप में बनी। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो से चलते हुए आगे 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले ये बननी शुरू हुई। इसके बनते प्रक्रिया में यहाँ पर कई बारी कोल्ड एजेस आई हैं, कई बारी वार्म एजेस आई हैं। तो अर्थ जो आज आप जहाँ रह रहे हैं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत बार टेम्परेचर वेरिएशंस आई हैं इन द फॉर्म ऑफ द कोल्ड एंड द वार्म एजेस। ये नेचुरल फिनोमिना अर्थ का रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। इस समय आप जहाँ हैं, ये एक ग्लेशियल पीरियड ख़त्म हुआ है, एक ग्लेशियल पीरियड आगे अभी आएगा। आप उसके बीच में हैं कहीं। सो यू आर इनटू द इंटरग्लेशियल पीरियड, जो आपका इस समय का समय है। आप ठंडे दौर से निकले हैं और धीरे धीरे वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो लास्ट आपके पूर्वजों ने ठंडा दौर देखा, वो जो लास्ट आइस एज हम लोगों ने एक्सपीरियंस की, वो कौन सी थी, कब शुरू हुई, क्या नाम था उसका? तो ऑलमोस्ट उसका जो एक्सटेंट रहा है वो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके अभी पीछे 10,000 या कहीं कहीं 11 लिखा होगा ईयर्स अगो तक रहा। ये आज से बस 10,000 11,000 साल पहले तक वो थी। और ये 2.5 कहीं कहीं पर 2.6 लिखा है, मतलब 25 या 26 लाख साल पहले से, मिलियन लिखा है ना मैंने, तो 25 या 26 लाख साल पहले शुरू होके ये 10 या 11,000 साल पहले तक वो चल रही थी। ये थी प्लेस्टोसीन ईपोक। तो आप सिंपली समझिए प्लेस्टोसीन आइस एज, आप बस उससे निकले हो। बर्फ़ पिघली, गर्मी आई, घास उगी और ये जो अलग अलग ग्रासेस आज, चाहे गेहूँ चावल जो भी है, अनाज आया, ज़िंदगी बदल गई। ठीक है, तो इस तरह से रीसेंट आइस एज आपने ये देखी है। अब मन में कई बार विचार आते हैं कि इस तरह की आइस एजेस के पीछे कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो नेचुरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड एंड द वार्म एजेस ऑफ द अर्थ। ऑलवेज आप रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि वो मैन मेड हैं, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रो मतलब आपसे जुड़ी हुई, वो एंथ्रोपोजेनिक है ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो नेचुरल रही हैं। नेचुरली उनके लिए कुछ वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ,